आप लोगों को इस चैप्टर में आने वाली हर प्रॉब्लम को, कि किस चैप्टर में किस क्वेश्चन में किस तरीके की प्रॉब्लम आपको आ सकती है, उस प्रॉब्लम के साथ में यहाँ पे डिटेल में ये चैप्टर आपके सामने लाया हूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द प्रेजेंटेशन। आपने प्रेजेंटेशन पे बिल्कुल ध्यान देना है, ठीक है। प्रेजेंटेशन पे बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है। पता होता है कांस्टेंट एक ऐसी टर्म होती है जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं लगा होता है। हालांकि आपके पास जो कोफिशिएंट होते हैं वो भी कांस्टेंट का ही पार्ट होते हैं, पर अगर वो x स्क्वायर x या x क्यूब के साथ लगा है तो वह उनका कोफिशिएंट काउंट होगा। होती है 2। अब बच्चों के मन में जो एक भ्रम है उस भ्रम को पहले बाहर निकालो। भ्रम क्या है कि सर जी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यही होता है क्या बस? अगर ग्राफ दिया होगा तो कैसे पता चलेगा? देखो ग्राफ जब भी इसका ड्रॉ करोगी तो ये एक्स एक्सिस को एक बार कट करेगी। मैंने रफ ग्राफ बनाया, रफ ग्राफ है ये। हेलो क्लास 10 स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी बोर्ड एग्जाम्स की। अक्टूबर में है हम इस समय, तो अक्टूबर के बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में आपका एग्जाम है। एंड इस तैयारी में अब आप उस स्टेज पर हो कि आपको चैप्टर्स फाइनलाइज करने हैं कि नहीं ये चैप्टर मेरा फाइनलाइज हो गया, इसको मैं सीधा बोर्ड एग्जाम से 1 महीने पहले दोबारा रिवाइज करूंगा। पर मेरे पास कुछ बच्चों की ये क्वेरी आती है कि सर पॉलिनोमियल हमें बार बार परेशान करता है। देखो भाई, पॉलिनोमियल परेशान नहीं करेगा अगर आप पॉलिनोमियल की बातों को समझो। पॉलिनोमियल 3 से 4 बातें कहता है, उन 4 तरह के कंसेप्ट की बात करेगा, उससे बाहर की चीजें उसमें नहीं पूछी जाती है। पर स्टूडेंट के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह आती है कि वह पॉलिनोमियल को हवा बनाकर बैठ जाते हैं कि नहीं यार इसमें ये हो जाएगा। आप क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन को समझो और उसकी ट्रिक को लगाओ। हर क्वेश्चन एक ही बात कहता है पर उसके कहने का तरीका अलग होता है, उस तरीके को बस आपने क्रैक करना है। मैं राकेश यादव आप लोगों को इस चैप्टर में आने वाली हर प्रॉब्लम को, कि किस चैप्टर में किस क्वेश्चन में किस तरीके की प्रॉब्लम आपको आ सकती है, उस प्रॉब्लम के साथ में यहाँ पे डिटेल में ये चैप्टर आपके सामने लाया हूँ। इस चैप्टर को मैं 2 पार्ट्स में सेपरेट करूंगा, यानी कि 2 वीडियोस इसकी बनाऊंगा। पहली वीडियो में हम हर चीज डिटेल से समझेंगे, भाई पॉलिनोमियल क्या कह रहा है, मैं कौन हूं, मुझे कैसे पहचानना है, मेरे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। जब आप ये सब पढ़ लोगे, समझ लोगे, अपने दिमाग में बिठा लोगे, तब हम जाएंगे उन क्वेश्चंस की तरफ जिन्हें सीबीएसई बहुत बार पूछता है, जिसके पूछने के चांसेस हैं, और आपने वही कंटेंट बना के रखना है कॉपी में, ताकि जब भी आपके पास रिवीजन करने का समय हो आपने वो कॉपी उठाई और वो कंटेंट पढ़ना स्टार्ट कर दिया। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में हर क्लास के स्टूडेंट को बोलता हूं, प्लीज मेक अ सेपरेट कॉपी फॉर अ चैप्टर। ऐसा नहीं है एक ही में सब कुछ लिखते गए, नहीं करना है यार, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। पतली सी कॉपी ले लो, बट उसमें चैप्टर 2 है, आराम से बनाओ, उसके नोट्स लिखो, एनसीईआरटी का सॉल्यूशन लिखो, एग्जाम्पलर के क्वेश्चन सॉल्व करो, पीवाई के क्वेश्चन सॉल्व करो, ताकि जब आपको रिवाइज करना हो एक ही जगह कंटेंट मिला एंड दैट्स इट। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है आपका, ठीक है। सो मैं ये चैप्टर स्टार्ट करता हूं पॉलिनोमियल। स्टिल आपको कोई प्रॉब्लम आती है, आप अपनी प्रॉब्लम मुझसे शेयर कर सकते हो चैट बॉक्स में, कमेंट में आप मुझे मैसेज कर दीजिए, सर मैंने अभी भी ये प्रॉब्लम फेस कर रहा हूं। मैं उसकी छोटी सी शॉर्ट्स बनाकर आप लोगों को दे दूंगा कि हाँ आपने ये प्रॉब्लम फेस किया, इसको ऐसे सॉल्व किया जा सकता है। सेकेंड थिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द प्रेजेंटेशन। आपने प्रेजेंटेशन पे बिल्कुल ध्यान देना है, ठीक है। प्रेजेंटेशन पे बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है, ओके। तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर। सबसे पहले हम चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट को समझेंगे, पॉलिनोमियल को समझेंगे, इसमें कितनी टर्मिनोलॉजीज है उनको समझेंगे, फिर हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ओके। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल में। देखो सबसे पहले ना ये समझो, पॉलिनोमियल जो आप लोग ऑलरेडी 9th में पढ़ चुके हो, ठीक है। तो मैं ये मान के चलता हूं कि आप लोगों को पॉलिनोमियल आता है, पर फिर भी मैं आप लोगों को पॉलिनोमियल की छोटी सी डेफिनेशन या पैटर्न आपको समझा देता हूं, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। देखो होता क्या है, हमारे पास कोई भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को जनरली मान लीजिए हमने ऐसे लिखा है, p ऑफ x इज इक्वल टू द, मान लीजिए 3x प्लस में 7। ये क्या है, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। इसमें 3 चीजें मेनली होती हैं। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये बंदा होता है वेरिएबल, ठीक है। और ये बात करते हैं तो इसमें ये है तो कांस्टेंट, परंतु इसे हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x, ठीक है। और ये सीधा सीधा आपका क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये हमारे पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, इसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब ये अपना नाम बदलता जाता है, जैसे इस पॉलिनोमियल को हम बोलेंगे क्या, इस
पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। इसी तरह क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आते हैं। तो वो डिपेंड किस चीज पे करता है? वो डिपेंड करता है वेरिएबल की पावर पे, जिसे हम क्या बोलते हैं? डिग्री। ठीक है, तो आप सबसे पहले ये समझो कि जो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं वो हमारा बेसिकली होता है कौन सा पॉलिनोमियल? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, राइट। तो अगर मैं आपसे यहां पर ये बात करता हूं कि भाई हमारे पास जो ये चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल में सबसे पहले सर आप क्या पढ़ाओगे? हम पढ़ेंगे डेफिनेशन के बारे में। ठीक है, डेफिनेशन। डेफिनेशन में जो हमें ये एक्सप्लेन करता है, प्रॉपर में डेफिनेशन की बात नहीं कहूंगा कि आप डेफिनेशन लिखने लग जाओ या रटने लग जाओ, सिर्फ हमें ये समझना है कि कौन सा पॉलिनोमियल कौन सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारा पॉलिनोमियल है और कौन सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। दूसरा हम जस्ट इसके बाद पढ़ेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ने के बाद आप पढ़ोगे जो इसके जीरोस ऑफ द, या फिर हम पढ़ेंगे सबसे पहले टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, एंड उसके बाद हम पढ़ते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, एंड उसके बाद पढ़ते हैं हम लोग रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। देखो मैंने आपको बता दिया कोफिशिएंट कौन से होते हैं। कांस्टेंट एंड कोफिशिएंट में थोड़ा सा अंतर होता है। कांस्टेंट एक ऐसी टर्म होती है जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं लगा होता है। हालांकि आपके पास जो कोफिशिएंट होते हैं वो भी एक कांस्टेंट का ही पार्ट होते हैं, पर अगर वो एक्स स्क्वायर एक्स या एक्स क्यूब के साथ लगा है तो वह उनका कोफिशिएंट काउंट होगा। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि डेफिनेशन फॉर्मेट में हमारे पास पॉलिनोमियल होता है क्या? पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसके अंदर वेरिएबल की जो पावर होती है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। मैं फिर से समझा देता हूं, नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो पहले आप इंटीजर तो आप लोग जानते हो, इंटीजर होता है जेड। जेड में आप डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ये होता है। परंतु इसके अंदर क्या है? इसके अंदर नॉन नेगेटिव, ये नेगेटिव वाला पार्ट यूज हो रहा है। सो आपके पास जब पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसे हम पॉलिनोमियल बोलेंगे आगे चलकर, उसके अंदर जो वेरिएबल है उसकी पावर नॉन नेगेटिव होनी चाहिए, जीरो इंक्लूड कर सकते हो आप। तो कहने का मतलब अगर मेरे पास एक px इज इक्वल टू, p स्टैंड फॉर द, आप पॉलिनोमियल भी बोल सकते हो, एंड स्टैंड x जो होता है ये वेरिएबल होता है। ये कौन सा वेरिएबल होता है? ये बताता है कि आगे जो आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख रहे हो उसमें जो भी आएगा मेरे जैसा वो वेरिएबल के फॉर्मेट में काउंट होगा। यानी कि x है तो आगे जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसके अंदर जहां x होगा हम उसे वेरिएबल मानकर चलेंगे। सो इन दिस कंडीशन मान लीजिए आपके पास 3x प्लस में 7 है, तो यहां पर x की जो पावर है वो 1 है, तो यह पॉलिनोमियल है। परंतु अगर मैं यहीं पे लिख देता हूं px इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर -1 प्लस में 7, तो यह आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। यह बात आप क्लास 9th में अच्छे से डेफिनेशन के फॉर्मेट में पढ़कर आए हो। तो बेसिकली सीबीएसई इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछता है, वह यह मानकर चल रहा है कि बच्चों को पॉलिनोमियल तो एटलीस्ट पता है। हमें क्या पूछना है वो यहां से पूछेगा, आपका जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल और इस वाले पार्ट से पूछता है, डिग्री से भी नहीं पूछता है वो आपसे। ठीक है, तो आप परंतु यहां तक पहुंचने के लिए आपको ये वाली चीजें जाननी जरूरी है। सो हम एक एक करके हर चीज को पढ़ेंगे। तो पहला वाला पार्ट मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया कि व्हाट इज द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में हमें किस चीज का ध्यान रखना है। अब मुझे पता है आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा। आप कह रहे हो कि सर आपने सिर्फ नेगेटिव बताया, मैंने इंटीजर वर्ड यूज किया था। यानी कि अगर मान लीजिए किसी में भी p ऑफ x इज इक्वल टू द 3 रूट ऑफ x प्लस में 7 है। अब आप सोच रहे होगे x की पावर 1/2 प्लस में 7 है, तो ये तो पॉलिनोमियल होना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि मैंने बोला ना नॉन नेगेटिव, यानी कि सिर्फ ये वाले पार्ट, कौन से पावर में सिर्फ यहां से आगे तक का होना चाहिए, ये नहीं 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 नहीं, एंड फ्रैक्शनल ऑल्सो नहीं, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं हुआ। ठीक है, तो इतना आप जानते थे। ओके, अब हम आगे चलते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अब डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल बहुत आसान है। अगर कोई पॉलिनोमियल एग्जिस्ट कर गया कि हाँ हमें पता चल गया कि यह पॉलिनोमियल है, हमने पता लगा लिया कि हर x की पावर को चेक किया, भाई तू नेगेटिव तो नहीं है या किसमें फ्रैक्शनल में तो नहीं है। अगर वो फ्रैक्शनल और नेगेटिव में नहीं है तो हम उससे कहेंगे ठीक है तू पॉलिनोमियल है। बट कौन सा वाला पॉलिनोमियल है, ठीक है, तो उसकी डिग्री पहले डिफाइंड होती है कि हम उसे डिग्री पता लगाते हैं। तो डिग्री कहती है कि किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर जो हाईएस्ट पावर होती है, जब वो डिफाइंड हो गया पॉलिनोमियल, तो डिग्री कहता है हाईएस्ट पावर
हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, सिंपल। P ऑफ x इज इक्वल टू द एक्स स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में x 4 प्लस में 9। यहां पर कितने वेरिएबल, एक ही वेरिएबल है x, परंतु इसके पावर क्या है, अलग 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 है। इसमें x वेरिएबल की पावर 2 है, इसमें x वेरिएबल की पावर 1 है, इसमें x वेरिएबल की पावर 4 है, और यहां पे x वेरिएबल की पावर 0 है। ये कांस्टेंट टर्म है। तो इन दिस केस आपकी जो डिग्री होगी वो डिग्री होगी 4, जो हम जानते हैं 4 होगी हाईएस्ट पावर, ठीक है। तो डिग्री का काम खत्म हो गया। तो आप जानते हैं, जिसको पता था उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसको नहीं पता है वो साथ के साथ ये बात नोट कर सकते हैं और समझ सकते हैं। नाउ अगर मैं आगे बात करता हूं अब यहां पर टाइप ऑफ द पॉलिनोमियल, देखो टाइप ऑफ द पॉलिनोमियल, जो पॉलिनोमियल का टाइप है वो दो चीजों पे कैटेगराइज्ड होता है, ठीक है। पहली चीज, अगर मैं टाइप ऑफ द पॉलिनोमियल की बात करता हूं तो पहला जो इसमें टर्म डिफाइंड हो सकता है वो ये है आपके पास बेस्ड ऑन द, पहला है बेस्ड ऑन डिग्री। समझना, ये लिख लेना, ये बहुत काम आएगा तुम्हारे, ठीक है। ये फ्यूचर में भी काम आएगा, अगर आप 11th में जाकर मैथ्स लेते हो और जेई के वहां पे कंसेप्ट में भी काम आता है, दिमाग में बैठा रहता है यार, सिंपल सी चीज है। और दूसरा होता है बेस्ड ऑन द डिग्री, हो गया बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है ना, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स। तो डिग्री के बेस पर अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहला आता है जब मेरे पास डिग्री कितनी होती है, सबसे पहला है व्हेन डिग्री जीरो, तो उसे हम बोलते हैं, जैसे P ऑफ x इज इक्वल टू, मैंने 3 लिख दिया। यहां पे आप कहोगे सर x कहां है, x है यार, यहां पर अगर मैं इसको लिख सकता हूं 3 इंटू में 1, या फिर मैं लिख दूं 3 इंटू में x रेज टू पावर 0। देखो x की पावर 0, डिग्री 0 हो गई। इसे हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, राइट, समझ में आ गया होगा। इसके जस्ट बाद होता है हमारे पास, इसको मैं ऊपर कर दूं यहां पे समझने के लिए, ओके, ठीक है। इसे हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। दूसरा हमारे पास होता है क्वाड्रेटिक, जो सबसे ज्यादा इस क्लास 10th में यूज होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना। इसमें क्या होता है बच्चों, डिग्री कितनी होती है, डिग्री होती है 2। अब बच्चों के मन में जो एक भ्रम है, उस भ्रम को पहले बाहर निकालो। भ्रम क्या है कि सर जी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यही होता है क्या, बस ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c। भाई सिर्फ ये नहीं होता, ये है तो स्टैंडर्ड एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो तीनों टर्म को कंटेन कर रहा है, यानी तीनों टर्म जिसके अंदर है। अब आप सोच रहे होगे सर तीनों टर्म कौन सी, देखो इस टर्म को हम बोलते हैं जनरली क्वाड्रेटिक टर्म, ठीक है। इसको हम बोलते हैं लीनियर टर्म, ठीक है, इसको हम बोलते हैं लीनियर टर्म, और इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट, ठीक है। तो अब बात ये होती है कि सर सिर्फ इसी फॉर्मेट में रहेगा तो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे, तो आंसर आता है नो। देखो कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आपका लीनियर टर्म एब्सेंट हो सकता है, कांस्टेंट टर्म एब्सेंट हो सकता है, या फिर दोनों के दोनों एब्सेंट हो सकते हैं, बट आपका क्वाड्रेटिक टर्म एब्सेंट नहीं हो सकता। तो बात समझो इसको, यहां पर क्या हुआ, हमारे पास अगर कहीं पर लिखा है P ऑफ x इज इक्वल टू द 2x स्क्वायर, सर ओके है। P ऑफ x इज इक्वल टू द x स्क्वायर माइनस में 3, सर ओके है। P ऑफ x इज इक्वल टू द 3x स्क्वायर माइनस 4x, ये भी ओके है। ये सारे के सारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, बिकॉज इनके अंदर इनकी जो डिग्री है, यानी कि वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है, 2 है। क्लियर, चले आगे। फिर हमारा क्यूबिक आता है, फिर हमारे पास बाय क्वाड्रेटिक आता है। तो मैं क्यूबिक और बाय क्वाड्रेटिक की टर्म्स यहां पर लिख दे रहा हूं सीधा सीधा, ओके। थर्ड है हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल में डिग्री क्या होती है, डिग्री होती है 3, यानी कि मैं एक एग्जांपल लिख देता हूं 3x क्यूब माइनस में 4x, ये भी क्यूबिक है। एंड 4 होता है बाय क्वाड्रेटिक, ठीक है, आपको यहीं तक जानने की जरूरत है। तो इसमें डिग्री कितनी होती है, इसमें डिग्री होती है 4, यानी कि P ऑफ x इज इक्वल टू द x माइनस में 4x रेज़ टू पावर 4x क्यूब, ऐसे एग्जांपल लिख दिया मैंने। तो ये आपका क्या है, बाय क्वाड्रेटिक है, ठीक है। फिर आता है बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स। अब देखो नंबर ऑफ टर्म जो होता है ना, उसको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता उसकी डिग्री क्या है, समझना जरा। तो नंबर ऑफ टर्म को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। जो सबसे पहले हमने लेते हैं मोनोमियल में ओनली वन टर्म, हैव ओनली वन टर्म, केवल एक टर्म होती है, ठीक है, मोनोमियल के अंदर। देन इस केस में हमारे पास क्या आ जाएगा, मान लीजिए P ऑफ x इज इक्वल टू x रेज़ टू पावर 100। हमें डिग्री से मतलब नहीं है, हमें नंबर ऑफ टर्म से मतलब है, ठीक है। उसके बाद आता है बाइनोमियल।
बाइनोमियल, बाइनोमियल में क्या होता है, टू टर्म्स, जिसके अंदर क्या होती है, टू टर्म्स, यानी कि मान लीजिए पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू द एक्स क्यूब प्लस में 7x, ये बाइनोमियल है। ठीक है, अगर गलती से इसमें प्लस का 3 लग जाए तो ये बाइनोमियल नहीं है, समझे, बाइनोमियल नहीं होगा। ओके ठीक है, तो थर्ड है हमारे पास 1 2 3, थर्ड है ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल की अगर मैं बात करता हूं तो हैव 3 टर्म्स, 3 टर्म्स। ठीक है, तो मेरे पास जो p ऑफ x इज इक्वल टू आ गया एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 7x या फिर x रेज़ टू पावर 5 ले लिया मैंने। ठीक है, ये ट्राइनोमियल। अब काउंटिंग कैसे हुई, ये वाला टर्म अलग है क्योंकि इसमें x की पावर 2 है, ये वाली टर्म अलग है क्योंकि इसमें x की पावर 1 है, और ये वाली टर्म अलग है क्योंकि इसमें x की पावर 5 है। तो बहुत सिंपल है, नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पर। आप देखो ये वाला बंदा आपको मिलेगा क्लास 11th में बाइनोमियल थ्योरम के नाम से, वहां पर एक्चुअली आपको एक्सपेंड करना होगा, तो आपको इसलिए समझा दे रहा हूं, जिसमें सिर्फ 2 टर्म्स होती हैं उसी को बाइनोमियल बोलते हैं। ठीक है, मुझे पता है आप लोगों को ये चीजें नई सी लग रही होंगी, बट ये देखो 9th का कंसेप्ट था, मैं आपको बेसिक पढ़ा के चल रहा हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, अब आते हैं मेन, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है कि इस क्लास 10th के अंदर कौन से क्वेश्चन बनेंगे सर, किस टॉपिक पे बनेंगे। तो इन टॉपिक पे बनने के चांसेस ना के बराबर है। ठीक है, ओके, पर हम आगे चलते हैं, जो हमारा मेन मुद्दा है आज का, इसको मैं इरेज कर देता हूं या फिर यहां पे लेके चलते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, वो हमारे पास है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब देखो मैं बात करता हूं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। इस टॉपिक से हम थोड़ा सा लेंदी होकर चलेंगे, वो फटाफट पढ़ा दिया मैंने 5-10 मिनट में, पर यहां से थोड़ा हम टाइम लेंगे और हर एक चीज को समझ के आगे चलेंगे। ठीक है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, नोमियल, ये क्या होता है भाई, जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है। देखो आपको अगर याद हो, एक टॉपिक हुआ करता था जिसका नाम था वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। अब वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल में आप क्या करते हो कि किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर x की जो वैल्यू दी होती है उसे पुट कर देते हो, और जब आप सॉल्व कर देते हो तो जो आ जाता है, मैं समझा देता हूं, मैं इसको जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल को डायरेक्ट नहीं समझा रहा, बहुत सिंपल कंसेप्ट से समझाता हूं। मान लीजिए आपके पास एक px इज इक्वल टू द 3x स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 7 है, चलो मैं सिर्फ इतना ही लेता हूं। ठीक है, और मैंने आपसे कहा कि x इज इक्वल टू 1, पर यह पॉलिनोमियल क्या वैल्यू देगा, इसी को तो हम बोलते थे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। तो मैंने यहां पर p 1 पुट कर दिया x की जगह, 3 इंटू में 1 होल स्क्वायर माइनस में 3 इंटू में ना 1 ना लेकर, इसमें तो आप लोगों को 1 की जगह -1 कर देते हैं। ठीक है, क्यों मैं बता दूंगा आपको अभी, क्योंकि मैं जो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल समझाता हूँ सीधा उसमें चला गया, क्या बोलते हैं, जीरो पे ही चला गया यार। ठीक है, तो p ऑफ -1 राइट, तो हमने क्या ले लिया, -1 इज इक्वल टू द 3 इंटू में -1 का होल स्क्वायर, 3 इंटू में -1, तो भाई लोग ये हो जाएगा 3 इंटू में 1, ये हो जाएगा प्लस का 3, ये हो जाएगा 6, यानी कि p ऑफ -1। समझ आया कि नहीं आया। अब इसको पढ़ेंगे कैसे, इसको पढ़ेंगे कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इज 6 व्हेन x इज इक्वल टू -1। हमने कहा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उससे बोला गया कि क्या ये -1 कोई स्पेशल है, तो आंसर आता है नो, ये कोई स्पेशल नहीं है, इसको कोई नाम नहीं रखेंगे, ये सिंपल से हमें वैल्यू दे रहा है। परंतु इसी क्वेश्चन में यदि मैं x की जगह 1 पुट कर देता हूं, तो p ऑफ 1 यानी कि 3 इंटू में 1 का होल स्क्वायर एंड 3 इंटू में 1 करता हूं, तो इस कंडीशन में मेरे पास क्या हो जाएगा, p ऑफ 1 इज इक्वल टू द 3 माइनस में 3 यानी कि 0। वाओ, अब इसको बहुत कहते हैं ना, बहुत कोई वर्ड नहीं याद आ रहा है, हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि इसे बहुत उम्मीद भरी नजरों से देखेंगे या बहुत स्पेशल समझेंगे, कहेंगे भाई ये तो बहुत स्पेशल है। ये कौन स्पेशल है, ये 1 स्पेशल है यार। और क्यों स्पेशल है, इस पॉलिनोमियल के लिए ये 1 स्पेशल है। क्यों, क्योंकि इसने चमत्कार किया। किस तरीके का चमत्कार किया, इसने इस पॉलिनोमियल की वैल्यू को 0 बना दिया, जो कि और किसी से नहीं बन रहा था। अरे इसने भी ट्राई किया यार, 2 ने कहा चलो मैं ट्राई कर लेता हूं, 3 इंटू में 2 का स्क्वायर माइनस में 3 इंटू में 2, ये हो जाएगा 3 इंटू में 4 माइनस में 6 यानी कि 12 माइनस में 6, ये तो 6 दे दिया। ठीक है, ये भी ट्राई कर रहा, अरे बहुत सारे नंबर ट्राई करेंगे, परंतु किसी से 0 नहीं बन रहा होगा। जिससे 0 बन रहा होगा उसको बहुत स्पेशल मानेंगे, और उस स्पेशल का नाम क्या होगा, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। समझ में आया कि नहीं आया, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल यह होता है कि किसी भी पॉलिनोमियल में यदि हम x की वैल्यू को पुट करते हैं और वह x की वैल्यू पॉलिनोमियल की वैल्यू को 0 बना देता है, तो उसको हम बोलते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। उसे बहुत स्पेशल माना जाता है और उसका नाम रखा जाता है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब एक बात जो आपने लिखनी है, कॉपी में नोट करनी है और लिखो अभी की अभी, ठीक है, उसे हाईलाइट करना। क्या हाईलाइट करोगे कि नंबर ऑफ, दोनों वो एक ही साथ यूज हो गए, नंबर ऑफ
जीरोस ऑफ पोलिनोमियल, तो आगे से याद रखना ये वाला फॉर्मूला कि किसी भी पोलिनोमियल को देखकर हम बता सकते हैं उसके टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। जैसे ये वाला है, मैं देखकर बताता हूं, इसके मैक्सिमम 2 जीरोस होंगे। जीरोस का मतलब वह स्पेशल वैल्यू ऑफ x जिसे पुट करने पर ये जीरो बनेगा। एक तो आपके सामने ये रहा, और एक x इज इक्वल टू जीरो लेने पर p ऑफ द जीरो 3 इंटू में जीरो माइनस में 3 इंटू में जीरो, यानी कि जीरो आ गया। तीसरा आप निकाल के दिखा दो, निकलेगा ही नहीं, 2 ही होंगे इसके। तो आपने यहां से क्या याद रखना है, नंबर ऑफ जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, नंबर ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज इक्वल टू डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। समझ में आया कि नहीं आया, ये याद रखना। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री जितनी होगी उसके मैक्सिमम उतने जीरो होंगे, उससे ज्यादा नहीं हो सकते हैं, उतने ही जीरो होंगे। मिनिमम की अगर बात करोगे तो भाई मिनिमम में ये मत सोचोगे सर क्या 1 हो जाएंगे 2, नहीं, सिमिलर हो जाएंगे पर नंबर ऑफ जीरो उतने ही रहेंगे। बात समझ में आ गई, तो ये बात नोट कर लीजिएगा, क्लियर है। तो यहां पर हम लोगों ने एक टर्म समझ ली, नंबर ऑफ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जो सीबीएसई आपसे पूछेगा, ठीक है ना, किसी के जीरो नहीं, जिसपे हम आगे क्वेश्चन बनाएंगे। पर एक सीबीएसई एक क्वेश्चन और पूछता है। क्या पूछता है? वो क्वेश्चन है ग्राफिकली बेस्ड। ग्राफिकली बेस्ड क्या होता है, अगले प्लॉट में चलते हैं। ग्राफिकली बेस्ड क्या होता है वो समझते हैं पहले। देखो ग्राफ होता है, ग्राफ से डरना मत पहली बार, ठीक है। आपको मैं ना ग्राफ बनाने के लिए बोल रहा हूं ना वो आपको घर बनाने के लिए देंगे कि भाई आप ग्राफ ड्रॉ करो, हाँ, परंतु क्वेश्चन जो आपकी केस स्टडी पर होता है उसमें ग्राफ बना हुआ आया तो वहां पर कुछ पॉइंट आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए आपको ग्राफ की बेसिक नॉलेज अच्छे से होनी चाहिए। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं लीनियर ग्राफ की, यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल की, है ना, लीनियर पॉलिनोमियल आपके पास ax प्लस में b होता है, ठीक है जी। अब लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोस कितने होंगे, पहली चीज तो लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है 1, तो इसके जीरो होंगे 1। अब इसको जीरो अगर ग्राफ दिया होगा तो कैसे पता चलेगा, देखो ग्राफ जब भी इसका ड्रॉ करोगे तो ये एक्स एक्सिस को एक बार कट करेगी। मैंने रफ ग्राफ बनाया, रफ ग्राफ है ये, एक्चुअल नहीं है इसका ax प्लस में b का रफ ग्राफ। तो आपको ये याद रखना है दिमाग में, वेरिएबल कौन, x। तो जो ग्राफ है किसका, पॉलिनोमियल का, एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करेगा, एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करेगा उसके उतने ही नंबर ऑफ जीरो होंगे। यहां पर उसने एक्स एक्सिस को कितनी बार कट किया, एक बार, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, एक। वो ऑलरेडी आप पहले से जानते थे, जब आपको कैसे पता चल गया था, कैसे पता चला था, आपने डिग्री वाले मेथड से पता लगा लिया। परंतु आपसे क्वेश्चन अगर ग्राफ के बेसिस पे पूछ लेगा तो आप हमेशा क्या करोगे, काउंट द नंबर ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन विद द एक्स एक्सिस। लिख लो ये बात, ठीक है ना, मैं यहां पर बोल रहा हूं, आप कॉपी में लिखो, क्या, काउंट द नंबर ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन विद द एक्स एक्सिस। क्लियर है, चलते हैं आगे। अच्छा यहां तक हो गया, बहुत सीरियस हो गया। अब हम क्या करें, हम बनाते हैं दूसरा, इसी तरह हमारा पॉलिनोमियल का बनेगा। पर मैं एक रफ जो सीबीएसई ने कोई क्वेश्चन पूछा हुआ है मैं बोल देता हूं। देखो एक क्वेश्चन ये रहा मेरे पास है, 2013 का है, ठीक है, 13 का क्वेश्चन है। कुछ उन्होंने बोला है कि द ग्राफ, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू द px। समझना जरा, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अभी यहां पर मैं आपको एक ट्विस्ट भी देने वाला हूं, ठीक है। कहता है फाइंड वेयर px इज अ पॉलिनोमियल, ठीक है। कहता है आपको नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं, तो उसने ग्राफ कुछ ऐसा बनाया सुंदर सा, ठीक है। तो ग्राफ बना देते हैं हम लोग, ओके, और भी है, ये ग्राफ बनाया उसने, ये दिया है और कहता है नंबर ऑफ जीरोस बताओ। अब देखो पॉलिनोमियल नहीं दिया, मतलब पॉलिनोमियल की फॉर्मेट नहीं दिया, तो आप डिग्री के बेस पे नहीं बता पाओगे। समझ में आ रहा है, ग्राफ दिया है तो ग्राफ के बेस पर आप बता पाओगे कि इस पॉलिनोमियल के कितने जीरो होंगे। ये पॉलिनोमियल आपके पास है px, तो आपने क्या करना है, वेरिएबल कौन है पॉलिनोमियल के अंदर, x है, तो नंबर ऑफ इंटरसेक्शन किस पर काउंट होंगे, x पर काउंट होंगे, y पर नहीं होंगे। कई बार ये स्टूडेंट गलती कर जाते हैं कि वो y के इंटरसेक्शन काउंट कर लेते हैं और आंसर लिख देते हैं, क्योंकि वो आपको ऑप्शन में देगा। ऑप्शन में अगर एमसीक्यू में आया तो ऑप्शन 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इसके जाल में नहीं फंसना। किस में जाना है, पॉलिनोमियल का। कौन है पॉलिनोमियल, px है। अगर ये px है तो x के इंटरसेक्शन देखे जाएंगे।
अगर यही क्वेश्चन ऐसे दे देता x इज इक्वल टू द p ऑफ y, यहां पे वेरिएबल हुआ y, इंटरसेक्शन किसके देखे जाएंगे, y के। समझ में आया, बहुत सिंपल है। ओके चलते हैं हम आगे। इन दिस कंडीशन अब मेरे पास क्या है, काउंटिंग करने की बारी। तो 1 2 3 4, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 4। समझ में आ गया, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा एंड इसको याद रखिएगा, इस पे क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। क्लियर सभी को? ओके अब हम बात करते हैं कि सर अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आए, तो बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो 2 बार कट करता है, एक बार भी कट करता है और कट नहीं भी करता है। उस कंडीशन को भी हम यहां पर समझ लेते हैं। देखो मान लीजिए अगर मुझे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आता है, यानी कि p ऑफ x इज इक्वल टू द व्हाट, p ऑफ x इज इक्वल टू द ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c। तो मैं इसको जरा सेंटर कर देता हूं, फिर इसकी सारी कहानी बताता हूं, ठीक है। तो जब मेरे पास आया p ऑफ x इज इक्वल टू द ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c, ठीक है। आना मैं ना इसके ग्राफ पर एक अलग से भी टॉपिक, मतलब अलग से भी वीडियो बनाऊंगा, आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये वीडियो क्या है, वो बहुत एक्सप्लेन फॉर्मेट में है, और वो जो ग्राफ पैटर्न मैं आपको उसमें बताऊंगा ना, वो आपके जेई के लिए बहुत काम आएगा। अगर आप 11th में नॉन मेडिकल लेते हो या मैथ्स लेते हो, तो आपके जेई के लिए बहुत काम आएगा, क्योंकि उसके अंदर ना आपको कैसे ग्राफ ड्रॉ हो रहा है, कहां पे कट कर रहा है, क्या वजह है, और सारी चीजें समझाई जाएंगी, ठीक है। यहां पर सिर्फ आपके लिए क्या है, इसका कितना कितना रूप हो सकता है वो समझिएगा। सबसे पहली चीज है, हम पहली कंडीशन पर आते हैं, जब मेरे पास d ग्रेटर देन 0 होता है। डिस्क्रिमिनेंट आप जानते हो, हालांकि इस चैप्टर में इसका कोई यूज नहीं है, ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, परंतु चैप्टर 4 में था, ऑलरेडी आप इस बात को जानते हो, तो मैं ये मानकर चल रहा हूं, या सीबीएसई ने भी ये मान लिया। तो इन दिस कंडीशन अगर ये है तो इसके 2 ग्राफ बनते हैं, ठीक है। एक ग्राफ क्या बनेगा इसका, यदि a ग्रेटर देन 0 हुआ तो इसका ग्राफ x एक्सिस को 2 बार कट करेगा। अब इंपॉर्टेंट बात, और ऊपर की तरफ होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। अब इंपॉर्टेंट बात, क्या इंपॉर्टेंट बात भाई, मैंने इसमें y एक्सिस नहीं बनाया ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि सर लेफ्ट ज्यादा कट कर रहा है या राइट ज्यादा कट कर रहा है। मुद्दा सिर्फ ये है कि ये x एक्सिस को 2 बार कट करेगा। थोड़ा सा छोटा बना देता हूं ताकि दूसरे के लिए जगह मिल जाए, ठीक है। तो ये क्या करेगा, x एक्सिस को 2 बार कट करेगा, एक यहां पर, ठीक है, और एक यहां पर। और अगर ये a लेस देन 0 हुआ तो अभी भी x एक्सिस को 2 बार ही कट करेगा, परंतु इसका मुंह नीचे की तरफ होगा, कुछ इस तरीके से। तो ये बना इसका ग्राफ। सेकंड की बात करते हैं, यानी कि d यदि इक्वल टू 0 हुआ तो, ठीक है। अच्छा एक बार फिर से इसमें बात एक दोहरा ले, क्या ये जो 0 है, सॉरी ये जो इंटरसेक्शन है किसके साथ, x एक्सिस के साथ, ये क्या दे रहे हैं, इस पॉलिनोमियल के, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 0, और यहां पर भी इसको क्या दे रहे हैं, 0। एंड इन दिस कंडीशन यहां पर भी 2 सिचुएशंस बनेंगी, पहली सिचुएशन एंड दूसरी सिचुएशन। d तो हो गया a, अगर a ग्रेटर देन 0 है तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा, ये सिर्फ टच करेगा x एक्सिस को, टच करता है इस जगह पे, ठीक है। और यहां पर अगर d तो बार बार d क्यों आ रहा है भाई, यहां पर, और यहां पर क्या करेगा, ये इसको सिर्फ टच करेगा, टच ऐसे नीचे की तरफ, इसका मुंह नीचे की तरफ होगा। एंड थर्ड एंड लास्ट कंडीशन देखो, d लेस देन 0 हुआ तो चैप्टर नंबर 4 में आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि देयर इज नो रियल रूट्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नो रियल रूट्स, यानी वो x एक्सिस को रियल में कट करेगा ही नहीं। तो इसके भी 2 ग्राफ बनने के चांसेस हैं, तो बना देते हैं। a अगर ग्रेटर देन 0 है तो ये कुछ ऐसा बनेगा, x एक्सिस से ऐसे बनेगा, कट नहीं करेगा कहीं भी, ना ही टच करेगा। x एक्सिस है भाई, ये लो प्लीज थोड़ा सा सुंदर सुंदर बना लेना, ये ना नोट्स के फॉर्मेट में कर लेना यार, समझ रहे हो, नोट्स के फॉर्मेट, फटाफट नोट्स के फॉर्मेट में बना लो। एंड इस वाले कंडीशन में अगर मैं यहां पर जाता हूं, a लेस देन 0 करता हूं, तो ये क्या करेगा, इसका फेस नीचे की तरफ होगा, और ये x एक्सिस को ना ही टच और ना ही कट करेगा। इसके भी चांसेस हैं, पर आपको पता होना चाहिए, इसलिए प्लीज आप इस नोट्स को अच्छे से कॉपी में नोट कर लो, ठीक है ना। और मैं फिर से कह रहा हूं, नोट्स अच्छे बनाओ साथ के साथ, ठीक है। आप लोगों की हेल्प के लिए मैंने ऑलरेडी नोट्स तो बना रखे हैं। अगर आप लोगों को चैप्टर 2 के मेरे हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो नोट्स चैप्टर 2 या पॉलिनोमियल लिख दीजिए, मैं आप लोगों को वो नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है ना। पर मैं फिर भी आपसे यही कहूंगा कि आप खुद से नोट्स बनाओ। अगर मेरे नोट्स आप तक पहुंच जा रहे हैं सॉफ्ट कॉपी के फॉर्मेट में, उसे भी आप कॉपी में लिखने की कोशिश करो। लिखोगे तो आपको ज्यादा प्रैक्टिस होगी, ज्यादा याद रखेंगे। समझ में आया? सो प्लीज इस चीज पे मत जाओ यार, आजकल टेक्नोलॉजी आगे, रटना नहीं है उसे। एक बार मैथ कहता भाई, मैथ कहता मुझे एक बार छू लो, बस ऐसे कहने का मतलब है लिख कर प्रैक्टिस कर लो। देखो मत, सिर्फ मैं देखने से नहीं समझ में आऊंगा,
मुझे प्रैक्टिस की जरूरत है, ठीक है। आप मुझे प्रैक्टिस करो, मैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आऊंगा, जो आप लोग नहीं करते। मैं हर वीडियो में एक बात बोलता हूं, कोई कैमरे पे आके कितना भी चिल्ला ले, कितना भी कह ले, मैं कितना चिल्ला लूं, मैं कितना भी अच्छा पढ़ा लूं, मैं कितने भी शॉर्ट ट्रिक्स बता दूं, परंतु आपने अगर उस शॉर्ट ट्रिक्स को नहीं प्रैक्टिस किया है, वो एट द मोमेंट आपको समझ में नहीं आएगा। सो प्लीज प्रैक्टिस 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 सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसे आपने दोहराते रहना है, ठीक है। ओके, चलते हैं आगे। नेक्स्ट जो हमारे पास है, अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस की बारी आती है कि सर क्वेश्चंस कैसे करने हैं, राइट। तो सबसे पहले ना सीबीएसई क्वेश्चन पूछता है कि भाई रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल, उस पे बेस क्वेश्चन निकाल दो आप। हमने कहा चलो ठीक है निकाल देते। चलो उससे पहले ना आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस मैं देता हूं जिसमें आपको जीरोस फाइंड आउट करने हैं। अब ना जीरोस फाइंड आउट करने का क्या मैटर होता है, जैसे मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया, कहता है फाइंड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, फाइंड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अब मुद्दे की बात क्या है, मुद्दे की बात यह है कि हमने 9th में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ठीक है। यहां पर इसकी जरूरत क्या है भाई, यहां पर इसकी जरूरत इसलिए है क्योंकि जो पहले टाइप का क्वेश्चन एनसीईआरटी का वो ये कहता है कि फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ द जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। समझ में आया? तो वो हम देखते हैं। तो पहले हमें जीरो फाइंड आउट करना आना चाहिए। मान लीजिए आपके पास एक px है इज इक्वल टू द एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 6 है। अब जब क्वेश्चन दे दिया जाता है स्टूडेंट जीरो कैसे निकालते हैं, देखो स्टूडेंट एक छोटी सी गलती कर रहे होते हैं, वो मैं आपको बताता हूं। मैं यहां पे कर रहा हूं गलती जानबूझकर, ठीक है। स्टूडेंट करेगा सर ये तो बहुत आसान है, प्लस में 6 आ गया, यहां से x कॉमन ले लिया, x प्लस में 3 आ गया, प्लस में 2 ले लिया, x प्लस में 6 ये क्या हो गया, ये क्या हो गया 3, और यहां से क्या आ जाएगा x प्लस में 3 एंड ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x प्लस में 2, और फिर वो कहता है कि x प्लस में 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू द माइनस का 3, x प्लस में 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस का 2। भाइयों इसमें एक छोटा सा चेंज करना है, ये तो आप कर ही रहे हो, आप इसे बेटर क्या कर सकते हो वो देखो। बेटर के फॉर्मेट में जैसे ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इसका बेटर सोल्यूशन के लिए लिखिए फॉर जीरोस, ठीक है। मैं क्या करूंगा p ऑफ x इज इक्वल टू 0 पुट करूंगा, ये लिखना है, ये नहीं। यानी कि आपके पास क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 6 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 2x प्लस में 6 इज इक्वल टू 0, x कॉमन लिया x प्लस में 3 आ गया, 2 कॉमन लिया x प्लस में 3 आ गया इज इक्वल टू 0, x प्लस में 3 ये रहा एंड x प्लस में 2 ये रहा। अब आप एक एक को 0 पुट करते हो तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यानी x प्लस में 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस का 2। बात समझ में आई? मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि जो गलती आप कर रहे हो, मैं कॉपी चेक करता हूं ना, मैं देखता हूं स्टूडेंट ये गलतियां कर रहे होते, ये हवा में लगा दिया, क्यों लगा दिया भाई, किस कंसेप्ट पे, क्या बेस था आपके पास, x प्लस में इक्वल टू 0 आप ले रहे हो, किस क्या सोचकर लगाया? यहां पर एटलीस्ट आपने इस चीज को फॉर जीरोस, मैं इसको पुट कर रहा हूं और उसके बाद मैं सॉल्व कर रहा हूं, तो 2 का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 होता है। देयर इज द पॉसिबिलिटी कि अगर हमने ये रूल नहीं था यार a b इज इक्वल टू 0 है तो देयर इज द a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 0, तो उसी बेसिस पर हम इसको इक्वल टू 0 रखते हैं। ओके ठीक है, गुस्सा नहीं होना, मैं गुस्सा नहीं हो रहा हूं, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं, ठीक है। तो 0 निकालना आपको आना चाहिए, और 0 निकालने के लिए मतलब 0 फाइंड आउट करने कम से कम 9th की अगर कोई बुक आपको मिल जाती है, प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कोई भी रेफरेंस बुक आप उठा लीजिए, कोई सी भी, जिसमें 10 से 15 क्वेश्चंस आपके पास होंगे, उनमें सिर्फ आप 0 निकालने की प्रैक्टिस कीजिए। 10th क्लास में कोई रेफरेंस बुक अगर आपको मिलती है तो उसके सिर्फ जीरोस निकालने की प्रैक्टिस कीजिए इस पैटर्न से, ताकि इस पे आपका हाथ इतना सेट हो जाए, क्वेश्चन देखिए फटाक से 0, ये वाली गलती ना होकर ये आपने फटाफट कर दिया। फिर अगला टॉपिक जो इसमें सीबीएसई पूछेगा, सीबीएसई आपसे 0 नहीं पूछेगा, सिर्फ वो रिलेशन वाला पार्ट पूछता है, जो एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है जो मैं भी आपको करा रहा हूं। ओके चल, ओके तो देखो यहां पर क्वेश्चन है ये, ठीक है। फाइंड द जीरो ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। सबसे पहली चीज है सब पे नजरें डालो आप, जब आप सब पे नजरें देखो डालोगे तो आपको पता चल रहा है क्या, ये सारे के सारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इनके जीरो कितने होंगे, 2, ठीक है 2 होंगे, डन। तो बात ऐसी है कि सर व्हाट इज द रिलेशन तो आपने बताया नहीं, फिर कैसे करें? देखो मैं सबसे पहले रिलेशन पे बात करता हूं। देखो रिलेशन पे बात करेंगे तो हमारे लिए क्या आ जाएगा, p ऑफ x, हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, हमने ले लिया
P ऑफ x एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² प्लस में bx प्लस में c है ना। लेट हमारे पास क्या होता है, इफ लेट नहीं कर रहे हैं हमारे पास, लेट क्यों करेंगे भाई, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल px, देन ये याद रखना है, मैं फिर से बोल रहा हूं यहां से, सम ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा प्लस में बीटा, ये किसके बराबर, माइनस बी डिवाइडेड बाय ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये आपके पास क्या हो गया, अल्फा इंटू में बीटा इज इक्वल टू द सी डिवाइडेड बाय द ए। ये आपने दिलो दिमाग में बिठा लेना है अच्छे से। अब मैं यहां पर क्वेश्चंस कर रहा हूं, सारे क्वेश्चंस मैं नहीं करूंगा, पहली बता दे रहा हूं, कुछ क्वेश्चंस मैं करूंगा जिसमें बच्चे डिफिकल्टी फेस करते हैं और क्या करते हैं वो भी बताऊंगा। क्लियर है? बाकी क्वेश्चन आप खुद प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। और फिर उसके बाद कोई रेफरेंस बुक उठाओगे, रेफरेंस बुक में इसके जैसा क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, नहीं मिलता तो मुझे बताओ, मैं आप तक पहुंचा दूंगा, ठीक है ना, पर बताना आपको पड़ेगा, राइट। बीपीपी है इसके मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन है, डन। तो सबसे पहले अगर मैं इसकी बात करता हूं, पहले क्वेश्चन में व्हाट इज द प्रेजेंटेशन, ध्यान रखना, ओके, प्रेजेंटेशन पे ध्यान रखना जरूरी, ओके। वी हैव, पहले पार्ट में वी हैव p ऑफ x इज इक्वल टू द x² माइनस में 2x माइनस में 8, हमने लेट कर लिया, क्या लेट कर लिया, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज, मैंने कहा ठीक है, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज। अब दूसरा सबसे पहला का, आपके पास a की वैल्यू क्या है, a हमेशा क्या होता है, x² का कोफिशिएंट, a क्या है बच्चों यहां पर 1, फिर b की वैल्यू क्या है माइनस का 2, और c की वैल्यू क्या है माइनस का 8, ठीक है। ये लिख लिया, जीरोज लिख लिया और ये लिख लिया। अब उसके बाद फॉर जीरोज, वो तो आपको निकालने पड़ेंगे, फॉर जीरोज, ठीक है, क्या करोगे, p ऑफ x इज इक्वल टू, आप जीरो पुट करोगे तो आपके पास क्या हो गया, x² माइनस में 2x माइनस में 8 इज इक्वल टू द 0 हो गया, ठीक है। नाउ अब इसका फैक्टराइजेशन यानी कि वही आप मिडल स्प्लिटिंग टर्म्स आप यूज करो, तो ये हो जाएगा x² माइनस में 4x प्लस में 2x माइनस में 8 इज इक्वल टू 0। x कॉमन ले लोगे तो x माइनस में 4 आ गया, प्लस का 2 कॉमन ले लोगे तो x माइनस में 4 इज इक्वल टू 0 आ गया, तो x माइनस में 4 ये रहा और x प्लस में 2 ये रहा, और x इज इक्वल टू 4 आप लिख दोगे, x इज इक्वल टू -2 इससे मिल जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0 रख के। यानी कुल मिलाकर आपके पास 2 जीरोज आ गए, जिसमें से एक आप लिख सकते हो अल्फा, आपकी मर्जी है, 4 को लिखना चाहो 4 को लिख लो, -2 को लिखना चाहो -2, तो अल्फा इज इक्वल टू 4 एंड बीटा इज इक्वल टू -2। नाउ वेरिफिकेशन करेंगे अब हम। वेरिफिकेशन में आपके पास क्या था, ये रहा सम ऑफ द जीरोस, यानी कि अल्फा प्लस में बीटा इज इक्वल टू -b डिवाइडेड बाय a। आप दी हुई जो भी इंफॉर्मेशन है उनकी वैल्यू को यहां पर पुट करो और चेक करो कि ये वेरीफाइड है या नहीं है। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू आपने 4 लिया, फिर प्लस का साइन, बीटा कितना लिया -2, ठीक है। फिर मैं राइट हैंड साइड पुट करता हूं, राइट हैंड साइड पे मैं दूसरे कलर से यूज करता हूं माइनस, बी की वैल्यू क्या है -2 है सर, बिल्कुल सही है जी, कोई परेशानी नहीं है। और ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 1 है सर, हमने कहा ठीक है। इधर सॉल्व करो, 4 माइनस में 2 इज इक्वल टू द, यहां पे माइनस माइनस प्लस का 2 आ जाएगा, तो ये कुल मिलाकर आपको क्या देगा, 2 इज इक्वल टू द 2, दिस इज योर आंसर, यानी वेरीफाइड हो गया, ठीक है। दूसरा वेरिफिकेशन, अल्फा इंटू में बीटा इज इक्वल टू द सी डिवाइडेड बाय द ए होता है। अल्फा की वैल्यू कितनी है 4, बीटा की वैल्यू -2, सी की वैल्यू कितनी है -8, और ए की वैल्यू कितनी है 1, इनको मल्टीप्लाई किया -8 इज इक्वल टू -8, ये आपका सॉल्व हो गया, दिस इज योर आंसर। समझ में आया कि नहीं है? प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा मैटर करता है, सो प्रेजेंटेशन से नहीं भागना है, समझो इस बात को, प्रेजेंटेशन से नहीं भागना है। तो आपको ये वाला क्वेश्चन तो समझ में आ गया। अब इस वाले क्वेश्चन में जो यहां पर है ये वाला, इसमें भी बच्चों फैक्टराइजेशन लगेगा, इसमें भी फैक्टराइजेशन लगेगा, पर ये अब ना मैंने जो देखा कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, फैक्टराइजेशन लगाते समय कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूं, ठीक है। बस मुझे क्या करना है, बस यहाँ पे ये चेंज करना है, सो मुझे दूसरे पे जाने से बेटर है मैं इसी पे सारी चेंजेस कर देता हूं, यानी मैं यहां से इतना पार्ट हटा देता हूं। सो हमारे पास क्या है, सेकंड क्वेश्चन है मेरे पास, P ऑफ S, अब वेरिएबल को उसने चेंज कर दिया, x की जगह s कर दिया, s
4s स्क्वायर माइनस में 4s प्लस में 1। ओके, पैटर्न वही रहेगा, सेम तरीके से करेंगे तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, ये हमारे लिए हो जाएगा लेट करेंगे, लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ s। गलती मत कर देना यार, कई बार x लिख देते हैं, ठीक है, टीचर बड़ी बारीकी नजर से देखता है। ओके, फॉर जीरोस हम क्या करेंगे, p ऑफ s को इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 4s स्क्वायर माइनस में 4s प्लस में 1 इज इक्वल टू 0 है। मिडल स्प्लिटिंग द मिडल टर्म लगाएंगे, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म में 4x स्क्वायर आप अपने आप भी कर सकते हो, मेरी ऐसे साथ, फिर से वही बात दोहराऊंगा, रिकॉर्डिंग की तरह नहीं देखना, ठीक है, साथ में प्रैक्टिस करते रहो। चलो शाबाश, ये हो जाएगा 2s इज इक्वल टू द 2s माइनस में 1, यहां से सिर्फ माइनस 1 कॉमन ले लिया तो 2s माइनस में 1 इज इक्वल टू 0, तो हो जाएगा 2s माइनस में 1, यहां पे कॉमन लिया तो 2s माइनस में 1 इज इक्वल टू 0, इसको रखोगे तो 2s माइनस में 1 इज इक्वल टू 0, s की वैल्यू 1/2 आ गई, यहां से रखा 2s माइनस में 1 इज इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू 1/2 आ गई। देखो इसका जीरोस तो दो आए हैं परंतु दोनों सेम आए, यानी वो d इज इक्वल टू 0 टच वाली कंडीशन का है। अब हम आते हैं, यानी कि ये मेरे पास एक अल्फा हो गया 1/2 और मेरे पास बीटा हो गया वह भी 1/2 है, तो हम क्या करेंगे, वेरिफिकेशन का कलर चेंज कर देता हूं मैं आप लोगों के लिए, वेरिफिकेशन हो गया। वेरिफिकेशन में मुझे क्या क्या चाहिए था, एबीसी चाहिए था, मिल गया सर एबीसी ने, हाँ मैंने एबीसी नहीं निकाला, ये तो गलत बात है, ठीक है, तो आपके पास ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी -4 और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, ठीक है बेटा, प्रेजेंटेशन जरूरी है, ठीक है, आप कह रहे हो सर आप भी भूल गए होगे, ठीक है, आप लोगों ने नहीं भूलना भाई, मैंने बोर्ड का एग्जाम नहीं देना है, मैं दे चुका हूं, ठीक है, चले आगे फिर हम लोग ना। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे वेरिफिकेशन की, तो वेरिफिकेशन में हमारे पास क्या हो जाएगा, सम ऑफ द जीरो यानी कि अल्फा प्लस में बीटा इज इक्वल टू माइनस में बी डिवाइडेड बाय द ए, तो 1/2 प्लस में 1/2 इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू कितनी -4 और ए की वैल्यू कितनी 4, तो हाफ हाफ प्लस होकर 1 आएगा, प्लस का 4 डिवाइडेड बाय 4 कैंसिल करके 1 आएगा, सो मेरे पास क्या है 1 इज इक्वल टू 1, ये तो वेरीफाई हो गया, बहुत बढ़िया। दूसरा वेरिफिकेशन, अल्फा इंटू में बीटा इज इक्वल टू द सी डिवाइडेड बाय द ए, अल्फा की वैल्यू कितनी 1/2, बीटा की वैल्यू कितनी 1/2, सी की वैल्यू कितनी 1, ए की वैल्यू कितनी 4, तो 1/4 इज इक्वल टू 1/4, लो जी सर ये भी हो गया, डन हो गया, डन। तो मुझे लगता है ये समझ में आ गया, परंतु मुझे पता है अभी आप लोगों को प्रॉब्लम्स आएंगी, तो हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 सॉरी थर्ड पार्ट इसका क्या कहता है उसको ध्यान से देखते हैं। ओके, तो थर्ड आपको करना है, नहीं आपको ही करना है, मैं नहीं करूंगा बच्चों, थर्ड आप लोग खुद करोगे। जब मैं देखो भाई मैं आपको समझा सकता हूं, मैंने आपको समझा दिया, मेथड मैं आपको दे सकता हूं, मैंने मेथड दे दिया, पैटर्न समझाना था पैटर्न समझा दिया, कहां गलती कर सकते हो वो बात भी समझा दी। अब बात है कि क्वेश्चन में प्रैक्टिस करने की, तो ये वाले क्वेश्चन में एक छोटा सा ट्विस्ट है, वो ट्विस्ट बता देता हूं, फिर आप प्रैक्टिस करोगे। तो ये ट्विस्ट भी उन बच्चों के लिए है जो बहुत बेसिक से चीजें कई बार कैच नहीं कर पाते और गलती हो जाती है। मैंने जो अपनी टीचिंग एक्सपीरियंस में बहुत बार देखा है, मेरे पास बच्चा ले आता है, कहता सर इसमें तो फैक्टर ही नहीं हो पा रहा है, तो गलती जो होती है उस गलती को नोट करते हैं। चलो क्या है गलती, ये है कि सर ये जो px है ये आपके पास है 6x स्क्वायर माइनस में 3 माइनस में 7x। बेटा सबसे पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखो, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द x की पावर, x की डिसेंडिंग पावर में लिखना है, तो ये हो जाएगा p ऑफ x इज इक्वल टू द 6x स्क्वायर माइनस में 7x माइनस में 3। प्रेजेंटेशन लिखोगे, मैं फिर से कह रहा हूं, मैं नहीं लिख रहा, आप लिखोगे प्रेजेंटेशन, हर क्वेश्चन में मैं नहीं लिखूंगा ना यार, समझा करो। आप प्रेजेंटेशन लिखोगे, लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, देन क्या a क्या है, b क्या है, c क्या है, देन फॉर द फाइंडिंग जीरोस हमारे पास क्या है, px दिया है, px इज इक्वल टू 0, देन फैक्टराइजेशन। अब मैं फैक्टराइजेशन बताऊंगा या खुद करोगे? ओके सर खुद करेंगे, अल्फा और बीटा आ गए, फिर वेरिफिकेशन, सम ऑफ द जीरो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b बाय a, अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू c बाय a, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, इसका फोर्थ पार्ट क्या कहता है, ये भी आसान है। तो p ऑफ u है, ये u 4u स्क्वायर प्लस में 8u। देखो भाई
जब आपके पास कांस्टेंट टर्म नहीं होती है किसमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो चेहरे पर इतनी बड़ी स्माइल आ जानी चाहिए। क्यों आ जानी चाहिए? क्योंकि आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाने की आवश्यकता नहीं है। समझे? ये बड़ा आसान हो गया। कैसे? देखो, अच्छा प्रेजेंटेशन लिखनी है, वो लिख लेने के बाद डन जीरोस निकालते हैं, पी ऑफ जीरो यानी कि 4u² प्लस में 8u इज इक्वल टू द 0। 4u ले लिया कॉमन, u प्लस में 2, ये रहा सर जी। यहां से इसको इक्वल टू 0 रखोगे तो 4u इज इक्वल टू 0, तो u की वैल्यू 0। u प्लस में 2 इज इक्वल टू 0, तो u की वैल्यू -2। बात समझ में आई? एक आपके पास हो गया अल्फा, अल्फा 0 हो गया। बीटा क्या है भैया? बीटा है सर -2। सॉल्व करो, गेट आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? ठीक है, तो वेरिफिकेशन आपने करनी है, टेंशन नहीं लेना। सेम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10, ये भी बड़ा प्यारा सा है। अब इसमें जानते हो लीनियर टर्म नहीं है, तो वो आपको टेस्ट कर रहा है यार, आपको टेस्ट कर रहा है, और इसी तरीके के क्वेश्चंस को आपको देगा कई बार। तो आप सोचोगे नया आ गया, नया तो यार सिर्फ वेरिएबल चेंज होगा ना, वेरिएबल चेंज होगा, डिजिट चेंज होगी, पैटर्न तो सेम रहेगा। उसने देखो कितनी स्मार्टनेस दिखाई है, सिंपल दिया, फिर उसके बाद ये दिया जिसमें दोनों जीरो सेम थे, फिर उसने आगे पीछे कर दिया, ट्राइनोमियल फॉर्मेट में ही है। फिर उसने कहा मैं कांस्टेंट टर्म को गायब कर दे रहा हूं, फिर निकालो 0। फिर कहता मैं लीनियर टर्म को गायब कर दे रहा हूं, फिर निकालो 0। समझ में आ रहा है ना? ओके, इन दिस कंडीशन ये मैं नहीं करूंगा, ये आप खुद करोगे। ठीक है, फिफ्थ पार्ट में तो मेरे पास है p ऑफ t, p पॉलिनोमियल विद वेरिएबल t। ये मेरे पास क्या हो जाएगा? t² माइनस में 15। डन पता ना क्या करना है? अल्फा बीटा लेट करना है, ABCD निकालनी है, फॉर द जीरोस ये लिखना है। ठीक है, लिख लिया। तो मेरे पास t² माइनस में 15 इज इक्वल टू 0। भाई जिंदगी में याद रखना इस वाले भाइयों को, a² माइनस b² इज इक्वल टू द a माइनस में b एंड a प्लस में b। अब एक बच्चा कहता है सर जी ये तो याद रख लेंगे, परंतु इसमें ये a² तो है माइनस दूसरा वाला b² नहीं है। आप बना सकते हो, आपके पास राइट है। कैसा राइट है? t² माइनस में इसको रूट में डाला और इसका स्क्वायर कर दिया, आपने बना दिया। ये राइट यूज करो अपने। देन आपके पास क्या हो जाएगा? t माइनस में √15 ब्रैकेट में t प्लस में √15 इज इक्वल टू द 0। अब इसको t माइनस में √15 इज इक्वल टू 0 रखोगे तो t की वैल्यू √15 आ जाएगी, और t प्लस में √15 को इक्वल टू 0 रखोगे तो t इज इक्वल टू माइनस का √15 आ गया। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। बिल्कुल समझ में आ गया। आगे चलते हैं। जब आपके पास वेरिफिकेशन करनी होगी, ये अल्फा मान लीजिए √15 है, ये बीटा मान लीजिए माइनस का √15 है, तो अब हम क्या करेंगे? वेरिफिकेशन करेंगे। वेरिफिकेशन, ठीक है, तो मैंने क्या किया? अल्फा प्लस में बीटा इज इक्वल टू माइनस में b डिवाइडेड बाय a। तो भाइयों इसमें पहले a और b को लिख लीजिए। a की वैल्यू है सर 1, b की वैल्यू है सर 0 और c की वैल्यू है माइनस का 15। ओके, अल्फा क्या है हमारे पास? √15, बीटा क्या है? माइनस का √15, माइनस में b 0 डिवाइडेड बाय 1, ये क्या देगा? 0 एंड 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर 0। वेरीफाइड हो गया सर। दूसरा वेरिफिकेशन, अल्फा इंटू में बीटा इज इक्वल टू द c डिवाइडेड बाय द a, यानी कि √15 इंटू में माइनस का √15 इज इक्वल टू द c कितना है? माइनस का 15 डिवाइडेड बाय 1, तो माइनस आ गया बाहर, रूट मल्टीप्लाई करोगे 15 माइनस का, तो ये भी वेरीफाई हो गया। ठीक है, ओके, उम्मीद करता हूं कि आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे होंगे। यहां पर टाइप 1 क्वेश्चन मैंने खत्म कर दिया है एंड एक्सरसाइज 2.2 का ये क्वेश्चन है, इसमें एक और है, इसको मैं यहीं पे होल्ड कर रहा हूं, आपको प्रैक्टिस करने के लिए बोल रहा हूं। अब मैंने आपको क्या कहना है कि आपने रेफरेंस बुक से प्रैक्टिस करनी है, या आपने कोई सी भी एग्जाम्पलर प्रैक्टिस कर लो, या स्कूल का कोई भी असाइनमेंट अगर आपको मिला तो वहां से प्रैक्टिस कर लो, पर प्रैक्टिस करना जरूरी है, उसके बिना काम नहीं चलेगा। अब वीडियो को खत्म करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं। नोटबुक आपने बनानी है अच्छे से, ठीक है। इस वाले पार्ट को मैं यहां पे खत्म करूंगा। असाइनमेंट अगर आपको चाहिए, रिक्वायरमेंट है, प्लीज आप कमेंट बॉक्स में यूज कर सकते हो। आपको तुरंत मैं आपको कुछ ना कुछ मतलब कुछ ना कुछ नहीं, सॉरी, एग्जैक्टली मैं आपको असाइनमेंट है वो आप तक पहुंचा दूंगा, ठीक है। एंड सेकंड थिंग, ये वीडियो मैं यहां पे समाप्त कर रहा हूं। अगली वीडियो मिस नहीं करनी है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, आइकन बेल होता है और कौन सा घंटी वाला वो दबा दो, ताकि जो भी मेरी कोई वीडियो आपके पास आए, हालांकि पैरेलल में 12th का भी सिलेबस चल रहा है, 9th के बच्चों के लिए भी कुछ ना कुछ चल रहा है, तो जो भी वीडियो आया उसे आप देख सको, ठीक है ना, टाइमली देख सको। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो आपका भी मोटिवेशन मुझे चाहिए होता है। एंड इस वीडियो को और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा
आप सब्सक्राइब करके या फिर प्रमोट कर सकते हो। ओके, एंड नेक्स्ट वीडियो का वेट करो, जल्द ही आएगी। उसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द सीबीएसई बोर्ड, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पहले करेंगे, फिर इसका टाइप 2 का क्वेश्चन करेंगे, एंड एक थर्ड होता है जिसमें सीबीएसई के क्वेश्चन आने के चांसेस 90% होता है कि इससे आने के चांसेस हैं, और वो ही बच्चों को सबसे ज्यादा परेशान करता है। ठीक है, तो उसके लिए पहले आप मेंटली प्रिपेयर हो, इन सब चीजों को अच्छे से समझ लो। ठीक है, ऑल द बेस्ट, नोट्स जरूर बनाना है। ओके, बाय।